आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल यानी कि यूपी लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन कवर किए गए हैं वो हिंदी और मैथ के होंगे। बाकी का पार्ट देखने के लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना है। इसी तरह का टेस्ट देने के लिए आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरू करते हैं। आपको केवल इतना करना होगा कि आप अपना प्रश्न देखिए, वहाँ पे आपको विकल्प भी दिखेंगे और आपको अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बताना होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप उसे काउंट करते रहिए। वीडियो खत्म होने के बाद आप जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची, देखिए अगर नदी का पर्यायवाची देखेंगे तो ये होता है सरिता, आपगा, निम्नगा, तरंगिणी, ये सारे शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक शब्द दिया गया है तरणी, तरणी ये नदी का नहीं होता है, ये नाव का होता है। यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला का सी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, मुझको प्रथम पुरस्कार मिला, तुझे प्रथम पुरस्कार मिला। अगर आप देखेंगे तो लगभग सब सही है, बस अगर क्षेत्र बदल दे तो। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र साइड में जाते हैं तो वहाँ पे मेरे को तेरे को ये चलता है, लेकिन यहाँ पे हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पूछा गया है कि अशुद्ध वाक्य बताइए कौन गलत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे को, तेरे को, ये शुद्ध नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे आपको अशुद्ध वाले को ही बताना था, यानी कि दूसरा का ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी, फारसी या फिर अंग्रेजी मूलक नहीं है, बताइए। ऑप्शन है कलम, दाग, किला और जल। देखिए पूछा गया है अंग्रेजी मूलक नहीं है, या फिर अरबी भी नहीं होना चाहिए, फारसी भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बस एक ही शब्द है और यह है जल। जल एक संस्कृत मूलक वाला शब्द है। खटाई में पड़ना, इसका मतलब क्या है। अचार डालना, अनिश्चित रहना, दूध फट जाना, इनमें से कोई नहीं। लगभग आपको 2-3 सेकंड मिल रहा है, उसी में आप अपना उत्तर बताने की कोशिश करिए। खटाई में पड़ना मतलब कि अनिश्चित रहना होता है। बढ़ते हैं आगे। तो ये है पांचवा और छठवां क्वेश्चन। यहाँ पे आपको करना क्या है कि शब्दों का विशेषण रूप पहचानना होगा। जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें है देहात। देहात का विशेषण रूप क्या होगा ये आप बताइए। देहात का क्या होगा, देहात का देहात, देहाती, तो सही उत्तर होगा देहाती। मान्यता का क्या होगा, मान्यता। मान्यता का विशेषण रूप ऑप्शन है मान्य, मान्या, मान्यती, मान्यतीय, सही उत्तर होगा मान्य। जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है। मतलब कि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, अब उन्होंने जिस कृति पर इसके लिए रचना की तो उसका बताना है कि भाषा कौन सा है। सही उत्तर होगा मैथिली। अब देखिए नागार्जुन के बारे में बताएं आपको, तो नागार्जुन का पूरा नाम था वैद्यनाथ मिश्र। ये पूछा जा सकता है आपसे, हिंदी में ही पूछा जा सकता है, वैद्यनाथ मिश्र। और इन्होंने एक मैथिली में रचना की थी और जिसका नाम था पत्रहीन नग्न गाछ, और इसी के लिए इनको मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सही उत्तर होगा दुकूल। क्योंकि दुकूल के अलावा अगर आप देखेंगे तो दुकूल का मतलब क्या होता है, किनारा, ठीक है। बाकी हिलोर, तरंग, वीची, ये सब लहर के पर्यायवाची हैं। सुत का स्त्रीलिंग क्या होगा, मतलब कि बेटा का बेटी, तो सुत का क्या होगा, सुत का होता है सुता। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। पश्चात का विपरीतार्थिक शब्द क्या बताइए। पश्चात का जो विपरीतार्थिक शब्द है ये होगा पौरोत्र। इसके अलावा ये तीनों नहीं होंगे, इसका उल्टा बताना था, इसके लिए 10वां का पहला सही होगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए 11-12 है और यहाँ पे आपको संधि पहचाननी है। जैसे कि नायक का संधि क्या होगा,
देखिए संधि समास या फिर हिंदी का कोई भी चैप्टर हमने उसके लिए अलग से ढेर सारी वीडियो अपलोड किया है। आपको कंबाइंड हिंदी की वीडियो भी मिल जाती है, तो वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नायक के बारे में बात करें तो नायक में क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा अयादि संधि। और जैसे कि इसमें क्या होता है, अगर हम नयन का आपको बताएं तो नयन का होता है ने धन अन, ये भी अयादि है। इसके अलावा नयन होता है, अगर हम नायक की बात करें तो नायक में होता है नय धन एक, नय धन एक, ये होता है नायक। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, और इन पांचों में से जो अंतिम में पढ़ा जाता है यह है अयादि संधि। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक में आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि होगी। अति आवश्यक, सही उत्तर क्या होगा बी, यह संधि होगी अति आवश्यक। अगला क्वेश्चन है कि सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है। सदा सत्य बोलना चाहिए, सही बात है सत्य बोलना चाहिए, लेकिन जैसे कोई कहता है कि तुम बहुत दिन तक जियो, तुम धनवान हो जाओ, तो ये तो केवल एक इच्छावाचक है, तो इच्छावाचक हो जाएगा। अगर कहा जाएगा कि तुम वहाँ जाओ, आज्ञावाचक हो जाएगा। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा बताए। 2 से 3 सेकंड आपको मिल रहा है, इसमें होगा पुनरुक्ति प्रकाश। अगला है कि प्राचार्य जी आ रहे हैं, यहाँ पे स्पेस है मतलब खाली जगह है, प्रणाम करो, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, उसे, उनको, उन्हें, बताएं। प्राचार्य जी आ रहे हैं और यहाँ पे जो भरा जाएगा ये होगा आपका उन्हें प्रणाम करो। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। देखिए हिंदी खत्म होने वाला है, हिंदी के बाद आएगा मैथ, उसके बाद जीके और उसके बाद ग्राम समाज का सेक्शन। तो यहाँ पे है रीति, तो रीति का होगा क्या रीतियाँ, बहुवचन रीति का रीतियाँ। सही शब्द चुनिए, बताना इसमें आदर्श लिखने की कोशिश की गई है, तो ये तो काफ़ी आसान है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा आदि व्याधि, इस युग्म में आदि का अर्थ क्या है। देखिए इस तरह के कई क्वेश्चन यूपी SSS में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। आदि का मतलब होता है मानसिक कष्ट, जैसे कि गांव के लोग आदि व्याधि से पीड़ित हैं, तो यानी कि क्या सही उत्तर होगा पहला वाला। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है और आपको पहचानना है कौन शुद्ध है। पढ़िए, गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। विश्वनाथ अपने पारिवारिकों के साथ किसी महानगर के एक छोटे तंग मकान में रहता है। कई वर्षों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। देखिए जब भी इस तरह के 4 ऑप्शन वाले शुद्ध और शुद्ध और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए, आपको चारों को पढ़ना चाहिए। या फिर अगर आप देखते हैं किसी को कि बिल्कुल आपको एकदम 100% पता है कि हाँ इसका उत्तर पहला होगा दूसरा होगा, तब तो ठीक है, आप बाकी के ऑप्शन छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन होती है तो आपको चारों विकल्पों को जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें से शुद्ध बताना है, तो गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई, ये गलत है, शुरू हो गई होना चाहिए। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, यही सही होगा। बढ़ते हैं आगे, तो ये क्वेश्चन है 20वां के निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। क्रिया वर्तमान काल में है, ये आपको बताना है, बताइए। 20वां क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़िए और बताइए। उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, अचानक बिजली कड़ौद उठी, कल वे आने वाले थे। वर्तमान काल ये है भूतकाल, खा लिए थे, पत्र पढ़ रहा हूं, यही आपका सही उत्तर होगा। जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कंदकु इव ब्रह्मांड उठावे, काचे घटी जीम डारो फोरी, सकौ मेर मूसक जिमितोरी, इस पंक्तियों में कौन सा रस है। देखिए यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज बनाए गए हैं, इसमें आपका हिंदी का सारे चैप्टरों को कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जो सैनिक है उसके बारे में बताया जा रहा है, और जब भी सैनिक के बारे में बात होगी वहाँ पे 90% चांसेस है कि वीर रस हो। अगला है कि मैं छुपाना जानता हूँ, यहाँ पे क्या भरा जाएगा और यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ये आपको बताना है।
मैं छुपाना जानता हूँ। मैं छुपाना जानता हूँ तो मित्र मुझे धूर्त समझता है। 22 के लिए क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। छप्पय किस प्रकार का छंद है? छंद में आपको कई छंद मिलते हैं, सम, विषम, सममात्रिक। तो यहाँ पे छप्पय के बारे में पूछा गया है। छप्पय होता है एक विषम। देखिए यहाँ पे जो सम होते हैं उसमें क्या होता है कि जो मात्राओं की संख्या होती है ये बराबर होती है, लेकिन छप्पय की बात करें तो यह रोला और उलाला नामक के दो छंदों को मिलकर के बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण रोला होता है और जो अंतिम 2 चरण होते हैं ये उलाला होते हैं। यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए यह एक विषम मात्रिक छंद है। यहाँ पे क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द बताना है। क्रूर का विलोम, अरे अच्छा का बुरा होता है, सबल का निर्बल होता है, तो यहाँ पे क्रूर का क्या होगा? क्रूर का होगा दयालु। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ बनाता है? बताइए कौन सा ऐसा समास है जिसमें दोनों मिल करके तीसरे के बारे में बात करते हैं? सही उत्तर क्या होगा? बहुब्रीहि। जैसे लंबा है जिसका उदर, लंबोदर। लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश को। ठीक है, इस तरह मतलब लंबा है उदर, दो शब्द अलग अलग, लेकिन अंतिम में किसके बारे में बात किया? गणेश के बारे में। तो ये होता है बहुब्रीहि। तो अब शुरू करते हैं मैथ। और 26वां क्वेश्चन आपके सामने है कि 4337 का पावर 245, 621 का पावर 72। आपको इसका एकल अंक मतलब कि इकाई वाला अंक ज्ञात करना है। तो आप बस एक एक का कर लीजिए। जैसे कि 4337 में से 7 का पावर 245 गुणे इस 621 में से 1 का पावर 72। अगर आप इसको कर लें तो इसमें जो अंतिम अंक होगा वही आपका उत्तर होगा। अब क्या होता है कि 0, 1, 5, 6 इनका इकाई अंक कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 का इकाई अंक क्या होगा? हमेशा 1 ही होगा, चाहे पावर कितना भी रहे। उसी तरह 5, 6 या फिर 0 रहता तो, लेकिन यहाँ पर 7 है। अब जब भी इनसे कुछ अलग रहता है तो हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या होती है उसको हम 4 से भाग देते हैं। 245 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो आपका हासिल 1 बचेगा, क्योंकि ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे 4, 1, यानी कि जितना हासिल बचेगा उतना इसका पावर लिख देंगे। 7 का पावर 1 गुणे 1 और ये हो जाएगा 7, यानी कि इकाई का अंक होता है 7। ये एक नियम है, जब भी 0, 1, 5, 6 होता है तब इकाई अंक सेम लिख देते हैं, लेकिन अगर इनसे अलग होने पर जो घातांक होगी उससे 4 से भाग देंगे, जो भी शेष आएगा उसको वहाँ पे लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 से भी विभाज्य है। मतलब कि वह 9 से भी विभाज्य है और 3 शेषफल मिलता है। तो यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं वो है 5, 6, 7, 8। सबसे पहले आपको 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालना होगा। अगर आप 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ करिए 2, 5, 3, 7, 4। अब इसको करेंगे तो 2 से 4 हो जाएगा और 3 होगा, फिर 5 होगा और फिर 7 होगा, यानी कि 7 5 हो गया 35 और 2 दूना के 4 दूना के 8 तरीके 24। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 840। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि जो संख्या है उसमें शेषफल 3 आता है, यानी कि उसका लसअप आ गया 840, तो संख्या होगी 840 का गुणनफल और जो 3 शेषफल आता है। लेकिन यहीं पर एक चीज और कहा गया है कि वो 9 से विभाज्य होती है। अब 9 से विभाज्य कब होगी? 9 से विभाज्य कब होगी? यहाँ पे हम k की वैल्यू रख के चेक करेंगे। पहले आप k की वैल्यू 0 रखेंगे। जब आप k की वैल्यू 0 रखेंगे तो केवल 3 बचेगा जो कि 9 से विभाज्य नहीं होगा। अब k की वैल्यू आप 1 रख लीजिए। जब आप k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 843 हो जाएगा। अब अगर आप 9 से करें तो 9 9 81 हो जाएगा और ये भी नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे हम 2 रख के देखते हैं, k बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 1680 और 3 यानी कि 1683। अब आप 9 से करके देखिए, 9 के में 9 और 7 8 8, यहाँ हो गया 6
3 और 9 साते 63, यानी कि कट गया। यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा 1683। वैसे अगर आप देखें तो जब आपका 2 रखने से 1683 आया है तभी आप ट्रिक करके आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि अगर आप 2 रख के देख लिए अब 3 रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये करीब 2600-2700 के आसपास होगा और उस तरह का कोई भी विकल्प यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो परीक्षा में जरूरी है कि आप थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को बिना ज़्यादा झंझट के आसानी से हल कर सकते हैं। 28 नंबर है कि 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिन में बना देते हैं। 8 दिन में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखिए इसका सीधा सीधा क्वेश्चन होगा कि मतलब कि 16 कितने दिन में? 15 दिन में। अब कह रहा है क्या चीज़ कि 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो बस 8 दूना के 16 और ये हो जाएगा 15 दूना के 30 व्यक्तियों की। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए 1,75,616 का घनमूल 56 होता है। तो आपको बताना है इसका और इसका मान क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा केवल, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम देकर इसको हल कर सकते हैं। 1,75,616 का घनमूल ऑलरेडी दे दिया है। जब यहाँ पे दे दिया है और यहाँ पर 3 अंकों के बाद एक दशमलव लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो घनमूल के कंडीशन में जब यहाँ पे 3 अंक है, यानी कि जब घनमूल से ये बाहर होगा तब वहाँ पे 1 अंक पे लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले का 5.6। यहाँ पे देखिए 6 अंक पे है, यानी कि जब ये रियल नंबर में लिखा जाएगा तो 2 अंकों पे लगेगा, यानी कि इस तरफ। यहाँ पे देखिए 3, 3, 6, 3, 9 नंबर है, यानी कि यहाँ पे 3 अंक होगा 0.056 और बस इसी को जोड़ देना है। यहाँ पे 5.60, यहाँ पे 56 और यहाँ पे 0.56, अंतिम में आएगा 6 और 6 5 11 को 1। अब यहाँ देखिए कि 6 5 11 और 1 हो गया 12। अब देखिए वो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें कि इस तरह का मिल रहा है कि दशमलव के बाद 216 हो, और ऐसा ऑप्शन केवल और केवल सी वाला है। यानी कि आप आसानी से ऑप्शन सी को ट्रिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये है 30 नंबर, और क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। यदि एक संख्या के वर्ग में 49 को घटाया जाता है तो परिणाम 576 प्राप्त होता है। अब आपको बताना है कि संख्या क्या है। देखिए वैसे तो आपको कहा जाता है कि जब भी आप वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं तो जरूरी ये है कि आपको कम से कम 50 तक का वर्ग ज्ञात हो। अगर आप 50 तक का आपका वर्ग ज्ञात होगा तब आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक संख्या के वर्ग में 49 घटाया जाता है तो परिणाम 576 मिलता है। यानी कि अगर उस संख्या को हम x मान लें और इसमें से 49 घटा दें तो परिणाम क्या आता है? 576। अगर x को इधर ही रहने दें तो 576 में क्या हो जाएगा? 49 जुड़ जाएगा, और जब आप 49 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625। अब 625 तो आपको पता ही होगा कि ये होता है 25 का। 576 भी पता होना चाहिए, 676 भी पता होना चाहिए, ये सारे नंबर आपको याद होने चाहिए। 31 नंबर है कि यदि आंकड़ों के एक समूह में मध्यम और मानक विचलन का गुणांक क्रमशः 20 और 6 है तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे देखिए मानक विचलन पूछा गया है। तो मानक विचलन का एक सीधा सीधा फार्मूला होता है। मानक विचलन गुणांक के बराबरी क्या होता है? अगर इसको CY कर लें तो होता है मानक विचलन बटे माध्य। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, जब ये इसका फार्मूला होता है तो यहाँ पे मानक विचलन तो पता नहीं है, यहाँ पे मानक विचलन गुणांक पता है जो कि 6 है, और माध्य पता है, यानी कि ये पता है कितना 6 और ये पता है कितना 20। अब मानक विचलन पूछा है तो 20 और 6 का गुणा हो जाएगा और ये आ जाएगा 120। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बशर्ते कि आपको इसका फार्मूला याद हो। तो बढ़ते हैं आगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें, और इस तरह के ढेर सारे प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि होती है
तो इसकी चौड़ाई में कितनी कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको हल करने के कई सारे तरीके हैं। पहले तो आप इसको इस तरह लगा सकते हैं कि पहले 100 था, इसको कितना बढ़ा दिया गया, 160 कर दिया गया। मतलब 100 में 60% की वृद्धि करेंगे तो 160 ही तो होगा। अब इसी को आप उल्टा लिख दीजिए, 160 और 100। अब देखिए, इससे इसको कटा दीजिए, इससे इसको कटा दीजिए। अब इसके बाद देखिए कि 16 है और इसको करना है 10। 16 को करना है कितना, 10 करना है। कितना कम करना होगा, 6 कम करना होगा। कितने से कम करना है, 16 से कम करना है और गुणे 100। यही आपका उत्तर होगा। इसको आप 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 3, इसको आप करेंगे तो हो जाएगा 8, यानी कि 300/8 इस तरह कर सकते हैं। या फिर 150/75/2 कर सकते हैं और ये हो जाएगा 37 सही 1/2। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो हल करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि आप इसको निकाल करके क्षेत्रफल निकालें, फिर क्षेत्रफल को बराबर रखते हुए चौड़ाई को देखें। तो इस तरह का भी एक फार्मूला है, लेकिन ये सबसे आसान है। कितना बढ़ाया गया है, 100 से 160, फिर इसी को उल्टा लिख दीजिए। अब देखिए कि कितना कम करना है, कितना परसेंट। तो 16 को करना है 10, यानी कि 6 घटाना है। कितने से घटाना है, उसको भाग दे दीजिए गुणे 100। ये आपका उत्तर आ गया। अगर देखिए इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी होती है, ठीक है, 20% की कमी होती है, तो उसकी चौड़ाई को कितना बढ़ा दिया जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो उसको लगाने के लिए आपको 100 करना होगा, 20% की कमी, फिर से इसी को उल्टा लिख देना है, ठीक है। अब देखिए 8 को करना है 10, कितना बढ़ाना है, 2, कितने से बढ़ाना है, 8 से 100, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25। यानी कि अगर लंबाई में 20% की कमी होती है तो चौड़ाई आप 25% बढ़ा देंगे तो उसके क्षेत्रफल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा जाता है कि चीनी का दाम इतना बढ़ गया तो कितना खपत कम कर दिया जाए ताकि खर्च ना बढ़े। तो वहाँ पर भी यही फार्मूला लगता है। यहाँ पे देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है और 33 नंबर में है कि 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 100 धन पूर्णांकों का औसत। देखिए धन पूर्णांकों का औसत क्या होता है, पहले तो आप ये जानिए। धन पूर्णांकों का औसत होता है n/1 बराबर है मतलब बटे 2। ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। अब इसी पर आपको निकाल देना है। n क्या होगा, 100 होगा, यानी कि 100 और 100 धन 1/2, यानी कि 100 गुणे 101/2, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 50 इस तरह। अब यहाँ पे पूछा गया औसत, तो ये तो योग निकला है। औसत निकालने के लिए आपको 100 से भाग देना पड़ेगा और ये हो जाएगा 50.5 आपका उत्तर। तो काफ़ी सवाल मैथ के ऐसे पूछे जाते हैं, खास करके यूपी SSSC जैसे एग्जामों में, जो आपको फार्मूला बेस्ड होगा। अगर आप ये नहीं जानते तो आपको काफ़ी भटकना पड़ता। बढ़ते हैं आगे और ये है 34 नंबर। यहाँ पे हम काफ़ी कम समय दे रहे हैं और आपका भी काफ़ी कम समय नुकसान हो रहा है, और ये इसलिए ताकि आप अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बता सकें, आपका टाइम भी ज़्यादा बर्बाद ना हो। क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी काम को 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए से आरंभ करके यदि वो बारी बारी एक एक दिन काम करें तो कार्य को पूरा होने में कितना दिन समय लगेगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ये करता है 9 दिन में, ये करता है 12 दिन में। अब आपको पता ही होगा कि यहाँ पे हमें लेना होता है दोनों का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो हम ले लेते हैं 108। अब आप इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 12 और इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। अब यानी कि वहाँ पे कुल मिला के अगर हम ये कहें कि वहाँ पे कुर्सी बनाने का काम है तो 108 कुर्सी वहाँ पे पूरी बनानी होती है। जो ए है एक दिन में 12 कुर्सियाँ बना देता है और जो बी है वो एक दिन में 9 कुर्सी बनाता है। ये आप समझिए। अब बारी बारी काम करना है तो पहले ए काम करेगा, कितनी कुर्सी बना देगा पहले दिन, 12। फिर बी काम करेगा, कितनी कुर्सी बना देगा, 9। फिर ये काम करेगा, फिर बी काम करेगा। इस तरह 12 9 12 9 12 9 इसी तरह चलता रहेगा।
लेकिन अगर हम 2 दिनों का आप जोड़ें तो 12 और 9 कितना होता है, ये हो जाता है 21। 2 दिनों में 21 कुर्सियां बन रही हैं। टोटल कुर्सी कितनी बनानी है, तो टोटल कुर्सी बनानी है 108। अगर इसको हम 5 कर दें तो 21 5 105, यानी कि दोनों लोग अगर 5 दिन तक आ जाएं तो 105 कुर्सियां बन जाएंगी। मतलब ए भी 5 दिन आ जाए और बी भी 5 दिन आ जाए, चूँकि दोनों अलग अलग आते हैं। यानी कि अभी तक कितने दिन हो गए, 10 दिन हो चुके हैं। जब 10 दिन भी देगा तो 105 कुर्सियाँ बन चुकी होगी। 11वें दिन के लिए कितनी कुर्सियाँ बचेंगी, चूँकि कुल मिलाकर 108 बनानी है, 105 बन गई है तो केवल 3 कुर्सियाँ बनानी है। तो जब 10 दिन के बाद 11वें दिन ए आएगा तो वो काम ख़त्म करके जा सकेगा। लेकिन उसके एक दिन में बनाने की क्षमता है 12, लेकिन उस दिन कितनी कुर्सियाँ बची हैं, केवल और केवल 3, यानी कि 1/4 दिन में ही उसको ख़त्म कर देगा। यानी कि 10 दिन पूरा लगा और 1/4 दिन और लगा। सही उत्तर हो जाएगा 10 सही 1/4, ऑप्शन नंबर बी। 34 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए इसके भी हल करने के कई तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान है और अच्छा है। 2 संख्याएं 3/4 के अनुपात में है और उनका लसअप है 180। अब आपको बताना है कि उसमें से पहली संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे जब इसके अनुपात में है तो आप मान सकते हैं कि पहली 3x है, दूसरी 4x है। देखिए यहाँ पे हम जो भी मैथ का क्वेश्चन हल कर रहे हैं ये मान करके कि आप पीईटी क्वालिफाई करके आए हैं और आपको मैथ का बेसिक ज्ञान होगा ही होगा। यहाँ पे हम पूरा बेसिक से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इसका लसअपा है 180, लेकिन अगर आप 3x और 4x मानेंगे और इसका लसअपा निकालेंगे तो क्या होगा, इसका लसअपा होगा 12x। तो हमारे हिसाब से तो 12x आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 180 दिया गया है। तो इस तरह हम जो x की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगा 15। अब कह रहा है कि पहली संख्या क्या है, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करिए, 15 दिया 45। दूसरी संख्या पूछ ले तब 15 चौको 60। अब यहाँ पे देखिए दोनों विकल्प में है, 45 भी है 60 भी है, लेकिन पूछा गया है पहली संख्या, पहली होगा 45, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शनों को जरूर देखना चाहिए, नहीं तो आप जरूर गलती कर बैठेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। ये है 36 नंबर का। कपड़े के किसी व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% के लाभ पर, शेष कपड़े का आधा भाग 20% के हानि पर बेचा तथा शेष को उनके क्रय मूल्य पर बेच दिया। पूरे सौदे के लिए उसका लाभ होगा कि हानि होगा, ये आपको बताना है। तो हल करिए आप भी, और अगर आपका उत्तर हमसे पहले आता है तो जरूर कमेंट करके बताइए। मतलब उसने कपड़े कीने हैं और 20% आधे को 20% के लाभ पर बेचा है, फिर जो बचा है उसके आधे को 20% के लाभ पर बेचा है। हम मान लेते हैं कि उसने 400 कपड़े खरीदे और हर एक कपड़े के लिए उसने 2 रुपये दिए थे, ठीक है। यानी कि उसने कितने खर्च किए होंगे, 800 रुपये। 400 कपड़े खरीदे। अब कह रहा है कि इसमें से आधे को 20% के लाभ पर बेच दिया। यहाँ पे आप हर एक को 10 रुपये में कर लीजिए ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए, ठीक है। यानी कि उसने 4000 रुपये खर्च किए, 400 कपड़े खरीदे, हर कपड़े के लिए 10 रुपये और 4000 रुपये खर्च किए। अब इसमें से आधा भाग कितना होगा, 200, इसको 20% के लाभ पे बेच दिया, ठीक है। अब 200 का 2000 होगा, मतलब कि उसके खरीदने वाला मूल्य, और इसका 20% लाभ। 20% लाभ अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 12 दूना के 24, 2400 रुपये। इसको मिल गया है कितना फिलहाल तक में, 2400 रुपये, ठीक है। 200 कपड़े बेच दिया, कितना बचा है, केवल 200 कपड़े, 200 पीस कपड़े उसके पास बचा है। अब कह रहा है कि शेष कपड़े के आधे भाग को 20% के हानि पे, शेष कपड़ा, शेष कितना बचा है 200, इसके आधे भाग को यानी कि 100 को, 100 को कितने में खरीदा होगा, 1000 में, क्योंकि एक कपड़े का 10 रुपये हम रखे हैं। अब इस 1000 वाले को 20% की हानि पे बेचता है, यानी इसका 20% हानि हम इस तरह निकालेंगे। तो 20% हानि निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ कटा, 2 जीरो यहाँ, और ये हो जाएगा 800, यानी कि उसको 800 रुपये और मिल गए। अब उसके पास कितने कपड़े बचे, केवल 100 कपड़े ही बचे हैं।
कह रहा है कि शेष को उनके क्रय मूल्य के आधार पर बेच दिया। तो जो उसके पास 100 कपड़े बचे हैं उसको वो 10 रुपये के हिसाब से 1000 में खरीदा था, तो उसको उसी मूल्य पर बेच दिया, यानी कि उसको 1000 रुपये यहाँ से मिल गए। अब उसको कितना मिल गया, ये हो गया 3200 और 10 4200। ठीक है, 4000 रुपये में उसने खरीदा था, 4200 रुपये उसको मिल गए। कितना फ़ायदा हुआ, 200 रुपये। कितने पर फ़ायदा हुआ, 4000 रुपये गुणे 100। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 5, यानी कितना फ़ायदा हुआ उसको, 5% लाभ हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि x की वैल्यू इतना हो तो बताइए कि √x प्लस 1/√x की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके पास कम से कम 1/x की वैल्यू होनी चाहिए। अगर हम x की वैल्यू हमको पता है और हम 1/x की वैल्यू निकालें तो कैसे निकलेगा, 1/5 प्लस √6। और इस तरह के क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका होता है कि आप इसके संगुणक से भाग करिए, यानी कि यहाँ पे आप भाग दे दीजिए, यहाँ 2 है तो माइनस वाले से आप भाग दीजिए, गुणा करिए। जब आप गुणा करेंगे तो ऊपर तो वही रह जाएगा, लेकिन जो आपका नीचे होगा ये a² माइनस b² के फॉर्म में आ जाएगा। ये हो जाएगा 25 और ये माइनस हो जाएगा 6 चौको 24, यानी कि 1/x की वैल्यू हो गई 5 माइनस 2√6। अब आपके पास x की भी वैल्यू है और 1/x की भी वैल्यू है। x की वैल्यू में प्लस है और माइनस के वैल्यू 1/x के वैल्यू में माइनस है। अब यहाँ पे अगर आप इस पे गौर करें जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो √x प्लस 1/√x का स्क्वायर करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x। और इसके अलावा जैसे कि a² प्लस b² प्लस होता है 2ab, यही होता है ना। तो जब 2ab होगा, अब यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू रख लें तो x की वैल्यू है 5 प्लस 2√6 और 1/x की वैल्यू है 5 माइनस 2√6 और प्लस 2। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इससे ये कट जाएगा, 5 5 हो गया 10 और 10 और 2 कितना हो गया 12, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई √12। x प्लस 1/x ये पावर है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा और इसको हम कहते हैं 2√3। ये इसका उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर सी। तो इसको हल करने का बस यही तरीका था कि जब आपके पास x है तो आप 1/x की वैल्यू भी निकाल लें। यहाँ पे है कि 5000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 महीने बाद 80,000 का निवेश करके नीता उसकी साझेदार बन गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपये का लाभ हुआ, तो आपको बताना है कि सरिता का परसेंटेज कितना है। अब यहाँ पे जो लाभ निकाला गया है 1 साल बाद निकाला गया है। यहाँ पे देखिए ये 5,000 रुपये है, हालांकि अगर आप इस हिसाब से निकालेंगे 5,000 करके तो 12 महीने अपान 80,000। इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि ये 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 50,000 होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे 18,000 का लाभ हो रहा है तो पूछा गया है कि सरिता का परसेंटेज बताइए। अगर ये 5 होता तो 18,000 में जो भी फायदे आपको दिखते ये काफ़ी अंतर होता। सरिता को जहाँ 1 से 1,500 ही मिलता, वहाँ जो बाद में एंट्री कर रही है नीता, इसको 15,000 से अधिक मिलते। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, यानी कि अगर ऑप्शन सही है तो जाहिर सी बात है कि ये 5,000 नहीं होगा। पहले हम इसको 50,000 मान के लगाते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। 6 महीने बाद, मतलब ये केवल 6 महीने तक इसमें काम कर पाती है। यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, ये हो गया 4 से करेंगे 4 दूने के 8 और 4 3 12, 3 दूना के 6, ये हो गया 5/4, 5/4, यानी जो लाभ बटेगा 5/4 के अनुपात में बटेगा। 18,000 रुपये मिलता है
तो 18,000 रुपये को अगर आप करेंगे तो इसमें पहले वाले का निकाला गया है, पहले वाली है 5 और बाद वाले में दिन दोनों को जोड़ देते हैं। 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2,000 और ये हो जाएगा 10,000। यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे 5 होता तो ये इतना नहीं होता। यहाँ पे हमने ऑप्शनों को ही देखकर बता दिया था कि अगर ऑप्शन सही है तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही है तो ऑप्शन गलत होंगे। और यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही 2 रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर देती हैं तथा एक दूसरे को 30 सेकंड में पार कर देती हैं। अब आपको इनके चालों का अनुपात बताना है। तो आप मान लीजिए कि पहले वाली x मीटर पर सेकंड के हिसाब से जाती है, दूसरी वाली y। अगर पहले वाले की बात करें तो व्यक्ति को ये 27 सेकंड में पार करती है, यानी कि पहले वाले की लंबाई क्या हो जाएगी 27x मीटर, ठीक है। दूसरे वाली ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 17y मीटर। अब देखिए ये दोनों जो आपस में कितने सेकंड में पार कर देती है 23 सेकंड पे, यानी कि 30 बराबर हो जाएगा 27x धन 17y बटे x प्लस y। ये तो फार्मूला होता है, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे आप x और y का गुणा इधर कर देंगे, यानी कि 23x प्लस 23y। अब जब इसको हम एक एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस 23x बराबर है 17y, ये माइनस हो जाएगा प्लस 30y। अब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर है 6y, यानी x अपान y बराबर हो जाएगा 3/2। अब इनकी चारों का अनुपात कितना है 3/2। यहाँ पे यही वाला जो क्वेश्चन था, फार्मूला था, ये थोड़ा अलग था। अगर हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि अगर आपको सारे फार्मूले क्लियर होंगे तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। 20, 54, 108, 135, 198 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप ही लगाइएगा, हम बता देते हैं कैसे हल करना है। कोई इसमें मतलब रूल नहीं है, इस तरह आप लगा सकते हैं गुणनखंड विधि से। आप इसको इसी तरह लगाइएगा, आपका क्या उत्तर आता है आप कमेंट करके बताइएगा। 5 व्यक्तियों से यह पूछा गया कि अपने समुदाय के सामाजिक कार्य करने में वे एक सप्ताह में कितना समय देते हैं। उनका कहना था क्रमशः 10 घंटे, 7 घंटे, 13 घंटे, 20 घंटे और 15 घंटे। एक सप्ताह के अंदर उनके द्वारा सामाजिक कार्य में लगाए गए समयों का माध्य बताइए। क्वेश्चन चाहे जो भी कह रहा है, इस क्वेश्चन में बस इतना पूछा गया है कि 10, 7, 13, 20 और 15 का माध्य बता दीजिए। और माध्य हम कैसे निकालते हैं? माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ते हैं और उसके बाद से कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दे देते हैं, यानी कि 10 और 7 17, 17 और 13 30, 30 20 50 और 50 और 15 हो गया 65। 65 कितने हैं 5, यानी कि हो गया 13। आपका उत्तर हो जाएगा 13 घंटे। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर वाली 2 लाइन केवल आपको उलझाने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता था कि 10, 7, 13, 20 और 15 का माध्य बताइए। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है √6, ठीक है, सेंटीमीटर। आपको क्षेत्रफल बता देना है, यानी कि अगर यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्या होता है। पहले आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानिए, 1/2 a इंटू हाइट, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। या फिर अगर आप केवल भुजाओं की ही बात करें तो इसको कह सकते हैं √3/4 इंटू a²। अब अगर इस हिसाब से हम h की वैल्यू निकालें तो h बराबर हो जाएगा √3/2, ठीक है, इंटू a। अगर आप देखेंगे तो ऊंचाई की वैल्यू दी गई है, ऊंचाई की वैल्यू दी गई है, यानी कि a की वैल्यू निकलेगी। a की वैल्यू हो जाएगी 2h/√3। 2h की वैल्यू कितना है, तो h की वैल्यू है √6/√3, ये हो जाएगा √2, यानी कि a की वैल्यू आ गई 2√2। अब क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? क्षेत्रफल बराबर होता है 3/4 इंटू a²। a की वैल्यू है 2√2 का स्क्वायर।
2√2 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 8, और 8 में अगर इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं था, केवल यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया गया है, दोनों को बराबर किया गया है और आपका उत्तर आ गया है। बढ़ते हैं आगे, और ये है 43 नंबर का कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया और वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौट गया। अब आपको ये बता देना है कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी थी। गया है कितने से, x किलोमीटर प्रति घंटा की, आया है y किलोमीटर प्रति घंटा से। अब यहाँ पे औसत चाल बता देनी है। औसत चाल बराबर क्या होगा, औसत चाल का एक फार्मूला आप ये भी जानते हैं कि कुल दूरी अपन कुल समय। कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी अगर मान लेते हैं कि दोनों के बीच में z दूरी है, क्योंकि दूरी तो बराबर है, तो z धन z मतलब z आने में और z जाने में। अब कुल समय कितना लगा है, तो जाने में कितना समय लगा है, तो दूरी अपान चाल, जाने में ये लगा है और आने में कितना समय लगा है, z अपान y, यानी कि यहाँ पे लिखिए z अपान x प्लस z अपान y। अब इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2z और ये हो जाएगा आपका z x प्लस y अपान x y। z से z कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy अपान x प्लस वाई, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, और ये है 44 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए पूछा गया है बहुलक क्या है। बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक उसे कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आए। यहाँ पे 23 आया है कितने बार, 2 बार, 25 7 बार, 27 10 बार, और यही सबसे ज़्यादा आया है और यही आपका उत्तर होगा। कक्षा 9 के विद्यार्थियों की लंबाई कितनी है, लंबाई दिया गया है, इन आंकड़ों का माध्यिका बताना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। इसका माध्यिका बताना है आपको। माध्यिका के लिए क्या फार्मूला होता है, तो माध्यिका का फार्मूला वही सेम है कि जो भी दिए गए हैं उनमें अगर आपको देखना है कि क्या ये सम है विषम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब ये विषम है। और जब विषम के लिए माध्यिका निकालते हैं तो n प्लस 1/2 हो जाता है। n मतलब कि 9 और 1/2 यानी कि 10, यानी कि 5वां नंबर। अब 5वां नंबर कैसे, इनको क्रम में करने के बाद, या तो क्रम में करिए मतलब आगे से या फिर पीछे से। अगर हम इसको आरोही क्रम में करें तो सबसे पहले 144 होगा, 145, 147, 148, 149, 5वां यही है और यही आपका उत्तर होगा। जब भी माध्यिका निकालते हैं क्रम में करना जरूरी होता है, चाहे आप आरोही करें या फिर अवरोही। किसी कमीज को बेचते समय दुकानदार को 7% का एक बट्टा देना होता है। मतलब कि जब कमीज दुकानदार बेचता है तो 60% का एक बट्टा देता है, मतलब छूट देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो लाभ के रूप में 15 रुपये कब मिले होते। अब आपको बताना है कि कमीज का अंकित मूल्य कितना है। देखिए चाहे जितना भी अंकित मूल्य रहा हो, अगर 7% देना होता है लेकिन अगर उसने 9 दे दिया तो 15 रुपये कम हो गए। यानी कि अगर x रुपए की कमीज है तो 7 और 9 यानी कि 2% के बराबर है 15 रुपये। क्योंकि अगर 7 रुपये देता तो 15 रुपये ज़्यादा मिलते, 7%, 9% दे दिया तो 15 रुपये कम मिल गए, यानी कि 2% बराबर है 15 रुपये। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 2% 15 रुपये के बराबर होगा। परसेंटेज हटा के आप इसको इस तरह लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 750। ऑप्शन नंबर पहला। वह धनराशि कितनी होगी जिस पर कि 8% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये के बराबर हो जाए। जब भी 2 वर्ष की बात होती है तब हम एक फार्मूला लगाते हैं, PR² अपान 100 स्क्वायर। 3 वर्ष के लिए होगा तो फार्मूला दूसरा हो जाता है। यहाँ पे अंतर दिया है यानी कि 8 अंतर दे दिया है, धनराशि नहीं पता है, रेट पता है, 8 स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर मतलब कि इस तरह। अब
यहाँ पे 8 से 8 कट जाएगा, P की वैल्यू हो जाएगी 10,000/8 यानी कि 1250। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये फार्मूला है, आप इसे जरूर याद रखिए। यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया गया है, जैसे आपने पीईटी की परीक्षा में आप दे करके आए हैं। यहाँ पे इस टेबल से आपको 3 क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है इसमें क्या है कि एक देश का व्यापार घाटा है, कितना रुपए घाटा हुआ, करोड़ों में दिया गया है ये। 1989-90 में घाटे की तुलना में 93-94 में घाटे के परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई। मतलब 89-90 में कितना घाटा हुआ है, 2100 करोड़। और 93-94 में कितना हुआ है, 4200 करोड़। तो पहले 21 था, अब 42 हो गया है, यानी कि कितना बढ़ा है, 100% वृद्धि हुई है। आप ऐसे भी कर सकते हैं 21/21 × 100 यानी कि 100%। बढ़ते हैं आगे और ये है 49 नंबर। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उससे पिछले वर्ष की अपेक्षा घाटे में परसेंटेज वृद्धि हुई है। चूँकि ये पूरा डेटा एक घाटे का है तो यहाँ पे कहा गया है कि घाटे में परसेंटेज वृद्धि। अब आपको एक एक साल का निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम निकालते हैं 92-93 का। अगर आप 92-93 पे गौर करें तो यहाँ पे कितना है, 3600, और कितने सौ से, 2600 से कितना घाटा हुआ है, 1000। 1000 कैसे आया ये भी आप देख लीजिए, 3600 - 2600/2600। हर जगह हम यही नियम लगाएंगे। ये हो गया 92-93 का। अगर आप 90-91 का निकालें, ठीक है, इसका हम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2800 - 2100/2100 × 100। इसके बाद आप निकालिए 88-89 का। यहीं पे घाटे हुए हैं, मतलब ज़्यादा वृद्धि हुई है, और ज़्यादा वृद्धि को ही बताना है। 3100, 2200 × 100। अब तीनों का परसेंटेज आप निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 38, इसका हो जाएगा 33 और इसका हो जाएगा 41। क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 41। जिन वर्षों में व्यापार घाटा औसत घाटे से अधिक था उनकी संख्या का उन वर्षों के अनुपात से जिसमें व्यापार घाटा औसत से कम है बताइए। मतलब कितने ऐसे हैं जिसमें कि औसत घाटे से अधिक था। पहले तो औसत घाटे से अधिक था तो पहले आप औसत निकाल लीजिए, ठीक है। औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 22, 31, यहाँ जोड़ते चलिए, 26, 36, 42 और 26। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 2 8, 8 6 14, 14 26, 8 28, 28 2 30, 2 32, यानी कि हो गया 2। और उसके बाद से 4 2 6, 3 9, 2 11, 2 13, 13 2 13 2 15, 3 18, 21 22 23 हो जाएगा, और 2 0 और। इतना है पूरा घाटा। अब ये पूरे नंबर 8 हैं तो 8 से भाग दे दीजिए। 8 से भाग देंगे तो 8 दूना के 16 और 7 तो 8 9 72 यानी कि 2900 करोड़। अब कह रहा है कि आप देखिए कि औसत घाटे से अधिक कितने में है, कितने में औसत घाटे से अधिक हुआ है। तो 1, 2 और 3, यही 3 है जो कि 2900 से जिनका मान अधिक है, ठीक है। कितने में उससे कम है तो 1, 2, 3, 4, 5, 3/5। मतलब 3 में 2900 करोड़ से अधिक घाटा हुआ है, 5 में 2900 करोड़ से कम घाटा हुआ है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 3/5। तो ये रहा मैथ और हिंदी के क्वेश्चन। इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम सामान्य ज्ञान और लेखपाल वाला सेक्शन कवर कर देंगे। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।